सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं आपके सीटेट, जो सीटेट का पेपर आपका 31 जनवरी 2021 को हुआ था। 2021 में जो पेपर हुआ था 31 जनवरी का, उसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। जो आपका सेकंड पार्ट होता है पेपर में मैथ का, उसका पूरा सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे 300 प्रश्नों का देखने वाले हैं। 15 जो आपके सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं और 15 पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, इन हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड सो दैट रिजल्टिंग एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्र 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अब देखिए, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर मतलब कि एक ऐसे वर्ग की बात की जा रही है जिसकी भुजा जो है वह 1 सेंटीमीटर की है। वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर की है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आपको पता है। तो 48 ऐसे स्क्वायर्स हैं, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 48 स्क्वायर्स हैं। ठीक है, अब इन 48 स्क्वायर, अब एक स्क्वायर का एरिया कितना होगा? एक स्क्वायर का एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 48 का कितना होगा? 48 का होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप किसी भी प्रकार से इनको रखेंगे तो एरिया तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, लेकिन यहाँ पे व्यवस्थित करना है, अरेंज्ड करना है एक रूप में, हमें एक आकृति में। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे, जैसे भी रखेंगे तो यह आयत के रूप में बनेगा। यह अरेंज होगा आयत के रूप में। अब कितने तरीके से आयत आप इससे बना सकते हैं कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया यह ढके? तो यह निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 48 के जितने भी फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं, उनको लिख लीजिए। तो 48 कटता है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 8 से कटता है, 12 से कटता है, 16 से कटता है, 24 से कटता है और 48 खुद से भी कटता है। तो ये सभी हो गए फैक्टर्स इसके। अब यहीं से आप अरेंज करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, आप क्या करिए कि सभी स्क्वायर्स को बस एक लाइन में रख दीजिए। सभी स्क्वायर्स को ऐसे 48 के 48 स्क्वायर को एक लाइन में रख देंगे आप, यानी कि आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 48 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 1। तो ये भी, इसका भी एरिया कितना आएगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आप, पहला तो ये तरीका हो गया, और दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं, 24 गुणे 1, यानी कि लंबाई 24 रखिए और 2 पंक्ति में 24 आप इस तरीके से रख दीजिए वर्गों को। ठीक है, 24 आपको रखना है। ठीक, इस तरीके से आप कर लोगे। इसके बाद देखिए 16 गुणे 3, ये भी आपको मिल जाएगा। एक लाइन में 16 स्क्वायर्स आएंगे और ऐसी 3 लाइनें बनेंगी। इसी तरीके से आप 12 चौक 48 ये भी बना लोगे और साथ ही 8 छक 48। ठीक है, तो ये कितने आपको मिल गए? टोटल आपको मिल जाएंगे 5। ये आपको पहला मिला 48 गुणे 1, दूसरा 24 गुणे 2, तीसरा 16 गुणे 3 और चौथा 12 गुणे 4 और पांचवा 8 गुणे 6। तो यह कुल 5 तरीके आपको मिलेंगे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं मिलेगा। आप अगर यहीं पे 1 गुणे 48 कर लीजिए या 3 गुणे 16, तो ये सब समान ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुल 5 अलग अलग तरीके मिलेंगे जिससे आप इन छोटे स्क्वायर्स को अरेंज कर पाओगे और एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रखते हुए। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 32, इन स्कूल असेंबली स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, रूही इज 90th फ्रॉम द बोथ एंड्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट क्लास? यहाँ पे कह रहा है कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? अब देखिए, रूही यहाँ पे खड़ी है। ठीक, एक लाइन इस तरीके से लगी हुई है और रूही यहाँ पे खड़ी हुई है। और चाहे आप आगे से गिन रहे हो, चाहे आप
पीछे से गिन रहे हो, दोनों तरफ से रूही का जो स्थान है वह 19वां स्थान है, 19th प्लेस है। तो आप क्या कह सकते हो, इधर से आप गिनते हुए आए होगे तो पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, इस तरीके से 18 बच्चे इधर पड़े होंगे और इस तरीके से ही 18 बच्चे इधर पड़े होंगे। इधर से जब आप गिनती शुरू किए होगे तो 18 बच्चे इधर रहे होंगे। तो ये 18 बच्चे प्लस रूही एक बच्ची प्लस 18 बच्चे इधर, टोटल बच्चों की संख्या आपसे पूछ लिया उस कक्षा में कितने छात्र उपस्थित हैं, तो 18 18 36 और एक 37 बच्चे हो जाएंगे। टोटल 37 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे उस क्लास में। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 33 है, अस्मिता रीचेस स्कूल फॉर ए मीटिंग 15 minutes before 8:30 a.m. She reached half an hour earlier than her colleague who is 40 minutes late for meeting. What is the scheduled time of the meeting? अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची जो गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, मीटिंग कब थी, यह आपसे पूछ रहा है। अब देखिए अस्मिता 8:30 पे पहुंची, अस्मिता जो है वह 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची, सॉरी 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची, यानी कि 8:15 पे वह 8:15 AM पे वह पहुंच गई थी। अस्मिता कितने पे पहुंची, 8:15 AM पे। और उसके कलीग की, सहकर्मी की अगर हम बात करें तो बताया गया है कि वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, यानी कि सहकर्मी कितने बजे पहुंचा होगा, जितने बजे अस्मिता पहुंची उसके आधे घंटे बाद, तो 30 मिनट इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि 8:45 AM पे सहकर्मी पहुंचा होगा अस्मिता का। ठीक, और अब यहाँ आगे कह रहा है कि जो कि गोष्ठी से 40 मिनट की देरी से पहुंचा था और सहकर्मी जो था वह 40 मिनट लेट था। यह जो सहकर्मी था यह 40 मिनट लेट था। इसका मतलब क्या है कि जो गोष्ठी थी, जो मीटिंग थी वह कितने बजे थी, सहकर्मी जब पहुंचा उसके 40 मिनट पहले, यानी कि 8:45 में से 40 मिनट घटा दोगे तो 8:05 AM आपको मिल जाएगा। जो मीटिंग का शेड्यूल्ड टाइम था वह था 8:05, 8:05 AM। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 है, अ नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100, इट इज मोर देन 6 tens एंड लेस देन 8 tens, द सम ऑफ डिजिट्स इज 9, द टेंस डिजिट इज द डबल ऑफ द वंस डिजिट, व्हाट इज द नंबर। अब देखिए प्रश्न है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, मतलब 50 से अधिक होगी, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, संख्या क्या है। अब यहाँ पे आपसे पहले ही बोल दिया है कि दहाई का जो अंक है वह इकाई के अंक से, देखिए इकाई का वंस प्लेस और दहाई टेंस प्लेस ये बोला जाता है। अब इकाई मान लेते हैं, इकाई का जो अंक है वह है जो दहाई का अंक है इकाई के अंक से दूना है, यानी कि यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए इकाई से दूना है दहाई का अंक, यानी कि इकाई का अंक अगर यहाँ 2 है तो यहाँ दहाई का अंक क्या होता है, 4 होता है, तो यह ऑप्शन गलत है। इस तरीके से देखिए ऑप्शन दूसरा जो है इकाई का अंक 3 है, यानी कि दहाई का अंक कितना होना चाहिए, 6, तो यह सही है। इस तरीके से यह भी गलत, यह भी गलत, और भी कंडीशंस आप मिला दीजिए। दोनों अंकों का योग 9 है, तो दोनों अंकों का योग 6 धन 3 कितना है, 9 है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये देखिए दिया गया कि 100 के आधे से अधिक है, मतलब कि ग्रेटर देन 50 है, तो यह 63 ग्रेटर देन 50 है, तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा 63 यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 है,
द रेट्स ऑफ वेरियस स्टेशनरी आइटम्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे स्टेशनरी के कई सारे आइटम्स का आपको रेट दिया गया है। ठीक, अब आगे बोल रहा है कि सोहेल बाइज 1 पैकेट ऑफ क्रेयॉन, 2 पैकेट्स ऑफ पेंसिल, 1 पैकेट ऑफ स्केच पेन्स, 1 सीजर, 5 शीट्स ऑफ glazed paper and 1 packet of decorative stickers. How many would he be required to pay? तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपली देखिए, बहुत सारे स्टेशनरी के आइटम हैं जो कॉपी किताब की दुकान से आप लोग खरीदते हैं। अब यही काम सोहेल ने किया है। यहाँ पे विभिन्न जो सामान है उनका दाम दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि सोहेल ने इतनी चीजें खरीदी तो वह कितने का भुगतान करेगा। अब देखिए सोहेल ने क्या खरीदा है, 1 पैकेट क्रेयॉन खरीदा है, 15 रुपए 50 पैसे का एक क्रेयॉन हो जाएगा। ठीक है, और पेंसिल का 1 पैकेट, तो 2 पैकेट पेंसिल इन्होंने खरीदी है, 2 पैकेट ये खरीदा है, तो इसका दाम कितना जुड़ जाएगा, 28 रुपए 00 पैसे। और स्केच पेन देखिए 2 पैकेट पेंसिल हो गया, 1 पैकेट क्रेयॉन हो गया और 1 पैकेट स्केच पेन। 1 पैकेट स्केच पेन कितने का है, 22 रुपए 50 पैसे का, तो ये लिख लेंगे। इसके बाद देखिए एक कैंची भी खरीदा है, तो एक कैंची का दाम कितना है, एक कैंची का दाम है 17 रुपए। ठीक, अब चमकीले कागज की 5 सीटें, तो रबड़ उसने नहीं खरीदा है, चमकीले कागज की 5 सीटें खरीदा है, तो 5 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12.5 रुपए, तो 12.50 इसका दाम हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 5 सीटों के बाद 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदा है जो कि है 5 रुपए का, तो 5.00 लिख लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ जोड़िए, यहाँ पे अब जोड़ना है सिंपली और कुछ नहीं करना है, सभी शून्य जुड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए दशमलव का पहला स्थान यहाँ पे, तो 5 धन 5 धन 5 तो हो जाएगा 15, हासिल लग जाएगा 1। अब जोड़िए, देखिए 5 में 1 हासिल जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा, और 8 और 2 10 और 6 16 और 7 16 7 23 और 2 25 और 5 25 और 5 30 के 0 हासिल लग जाएगा 3। अब देखिए 3 हासिल लगा है, 3 और 1 4 और 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 100.50, यानी कि उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे सोहेल को, तो इसे 100 रुपए 50 पैसे देने पड़ेंगे, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम पटना 30 मई 2020 एट 23:40 आवर्स एंड रीचेस मुंबई ऑन 1 जून 2020 एट 5:15 आवर्स। व्हाट इज द टोटल ट्रेवल टाइम ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को रात को 11 बजे के 40 मिनट 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पे पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है। अब यहाँ पे देखिए 30 मई की बात की जा रही है, 30 मई को ट्रेन चलती है, 30 मई के बाद ट्रेन चली होगी 31 मई को और पहुंच जाती है 1 जून को। ठीक है, यही प्रश्न है। अब 30 मई को ट्रेन चलती है कितने बजे, ट्रेन चली है 23:40। अब आपको पता है पूरा 24 घंटे का टाइम होता है अपना। ठीक है, तो 23:40 कब बजता है, देखिए 23:40 रात में 12 बजे टाइम चेंज होता है, ये आपको पता है। तो रात को 12 बजे टाइम चेंज होता है, तो उसके बाद फिर 1 बजता है, 2 बजता है, रात के 3 4 इस तरीके से, और उसके बाद फिर रात में ही यह 23:40 कब हो रहा होगा, रात के 11:40 पे। ठीक है, ठीक 12 बजे रात के 20 मिनट पहले, तो 30 मई को यह 20 मिनट चलेगी गाड़ी, उसके बाद क्या आ जाएगा 31 मई आ जाएगा, और 31 मई को पूरा दिन भर यह चलती है, तो 31 मई को हो जाएगा 24 घंटे और 24 आवर्स ये चलेगी। 31 मई को पूरा चलती ही रहती है, और 1 जून जब आता है, देखिए 30 मई की बिल्कुल रात में चली, 20 मिनट चली, उसके बाद 31 मई हो गया, 31 मई रात पूरा दिन, और फिर रात में जब 1 जून लगा तो सुबह 5:15 पे 5:15 पे पहुंचती है मुंबई, यानी कि 5 घंटे
15 मिनट 1 जून को चली होगी, क्योंकि रात में टाइम चेंज हुआ होगा और सुबह 5 बजे पहुंच जाती है। ठीक है, 31 मई के बाद 1 जून जब रात में स्टार्ट हुआ तो सुबह 5:15 पे ट्रेन पहुंच जाती है। तो 5 घंटे 15 मिनट 1 जून को चली। अब कुल कितना चली, तो 20 मिनट और 15 मिनट हो जाएगा ये 35 मिनट, और 24 घंटे और 5 घंटे हो जाएगा 29 घंटे। तो 29 घंटे 35 मिनट टोटल ट्रेन चली। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा 29 घंटे 35 मिनट, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 29 आवर्स 35 मिनट्स। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 है। इन ए 5 डिजिट नंबर द डिजिट एट द 100th प्लेस इज 3/4 ऑफ द डिजिट एट द 10,000 प्लेस एंड द डिजिट at 10th place is 2/3 of digit at 100th place. The digit at 10th place is square of the smallest prime number and the digit at 1000th place is largest single digit prime number. If the digit at unit place is largest single digit odd number then the number is। अब यहाँ प्रश्न कह रहा है एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई का स्थान अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या है। अब यहाँ पे देखिए एक 5 अंकों वाली संख्या की बात हो रही है, एक नंबर है जिसमें 5 डिजिट्स हैं, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखिए संख्या में क्या होता है, संख्या में आपको पता होता है इकाई का स्थान होता है, दहाई का स्थान होता है, सैकड़े का स्थान होता है, फिर 1000 का स्थान होता है, फिर 10,000 का स्थान होता है। ठीक है, 10,000 का स्थान होता है। तो यही 5 स्थान की हमको जरूरत है। आगे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इस तरीके से होता है। और इंग्लिश में देखिए 1s प्लेस होता है और ये 10s प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है, ये 1000 प्लेस होता है और ये 10,000 प्लेस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे जैसे जैसे आपको जो जो चीजें बताई जा रही हैं उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब देखिए सबसे पहले तो देखिए इकाई का स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है। अब 1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी विषम संख्या है वो, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और यही विषम संख्या भी है, तो यह क्या हो जाएगी 1 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या। ठीक है, 1 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, 9 होती है। तो इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, यह आप समझ गए। अब आगे देखिए क्या दिया गया है कि 100वें का स्थान का अंक 10,000 स्थान के अंक का 3/4 है। अब 10,000वें पे स्थान पे जो अंक है वह क्या है, 3/4 है जो 10,000 प्लेस पे है। ठीक है, अब 10,000वें पे मान लेते हैं x एक अंक आ रहा है, तो आपसे बोल रहा है कि 100वें स्थान पे जो 100th प्लेस है वह क्या है, 10,000वें का 3/4 है। 10,000वें का 3/4 है, यानी कि सैकड़े के स्थान पे क्या हो जाएगा 3x/4, यानी कि x इंटू 3/4 यही हो जाएगा 3x/4। तो यह हमने लिख दिया जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। अब बोल रहा है कि 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें पे जो स्थान पे जो अंक है, जो यहाँ 10वें स्थान पे अंक है, वह 100वें स्थान पे अंक का 2/3 है, यानी कि 100वें स्थान पे जो अंक है यानी कि 3x/4, इसमें अगर 2/3 का गुणा कर दिया जाए तो इस 10वें स्थान का अंक मिल जाएगा। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 से काटिए 4 को 2 बार में कट जाएगा, यानी कि x/2, यानी कि 10वें स्थान पे क्या आ जाएगा, 10वें स्थान पे आ जाएगा x/2। 10वें के स्थान पे लिख दीजिए x/2। यहां से हमने देख लिया क्योंकि 10वें पे जो संख्या आ रही है वह 100वें का 2/3 है। अब इसके बाद देखिए 1000वें
के बारे में कुछ बताया गया है, तो 1000वें के बारे में। और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अब अभाज्य संख्या में देखिए 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, ठीक है, और इसके बाद आता है 11। ठीक, तो 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है? 7 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो इस तरीके से अब ये 7 आ गया। अब आगे क्या बताया गया है देखिए। अब देखिए यही प्रश्न में ये भी दिया गया है कि 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। 10वें स्थान का अंक मतलब कि x/2 जो है, यह x/2 यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे अभी देखिए अभाज्य संख्या हमने लिखा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। इसका वर्ग है, यानी 2 का वर्ग क्या हो गया? 4 हो गया। यानी x/2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो 10th का जो वैल्यू मिल गया हमें 4 मिल गया, और वंश का वैल्यू हमें 9 मिला हुआ है, और 1000 का वैल्यू 7 मिला हुआ है, और x की वैल्यू हमने निकाला, ये आ गया 8। और अब यहाँ पे 3x/4 में 4 वैल्यू रख देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, x की वैल्यू 8 रखेंगे तो 4 से 8 कटेगा 2 बार में, और 2 का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 6। तो संख्या कितनी आ गई? संख्या आ गई 8 7 6 4 9। 8 7 6 4 9 ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो संख्या हो जाएगी, जो नंबर हो जाएगा, वह हो जाएगा 87,649। इसके आगे अब देखिए, यह आपको समझ में आ गया होगा, यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या है 38। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 3 संख्या का सम टू बी ऑब्टेंडेड 17,863। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 17,863 पाने के लिए के योग में क्या घटाना होगा। अब इन तीनों का योग हमें चाहिए। तीनों का योग में से 17,863 पाने के लिए हम क्या घटा दें। तो देखिए, तो यहाँ कुछ नहीं करना दोस्तों, तीनों को आप जोड़ लीजिए, तीनों का योग ले लीजिए, और यह पाने के लिए क्या घटाना पड़ेगा। तो तीनों के योग में से यही संख्या आप घटा दीजिए। अब यहाँ पे तीनों का आप योग करेंगे तो देखिए 8000 है, 8088 है, और 8808 है। तो 8000 8000 8000 कितना हो जाता है? 24,000 हो जाता है। और इसमें 808 और 88 और 8 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 904। तो ये आ जाएगा 24,904। अब हमें यह संख्या पाना है तो कितना घटाना होगा? कितना घटाना होगा? दोनों का अंतर ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना घटाना होगा। घटा दीजिए। अब 4 में से 3 जाएगा 1, और 10 में से 6 जाएगा तो 4, और 8 में से 8 जाएगा 0, और 24 में से आप 17 घटा लीजिए तो आ जाएगा 7, यानी कि 7,041। ऑप्शन 3 जो हो जाएगा 7,041, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है। अ बकेट ऑफ 16 लीटर कैपेसिटी इज फिल्डेड टू ब्रिम विथ वाटर। वाटर फ्रॉम दिस बकेट इज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू स्मॉलर यूटेंसिल। A mug filled to capacity has to dipped 50 times to completely transfer the water in the bucket into the utensils. What is the capacity of mug? प्रश्न कह रहा है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? देखिए, एक बकेट है, बाल्टी है, जिसकी कैपेसिटी है 16 लीटर। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि उसमें कितना पानी आ सकता है। तो 16 लीटर पानी एक बाल्टी में आ सकता है, और इस पानी को हमें अलग अलग बर्तनों में रखना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बाल्टी से एक मग के द्वारा बाल्टी को खाली करते हैं। बाल्टी में जो पानी है उसको निकालते हैं, और मग से हमें 50 बार निकालना पड़ता है। तो पूछ रहा है कि मग की धारिता क्या है, मग की कैपेसिटी, एक बार में मग में कितना पानी आता है यह हमें बताना है। अब देखिए, बकेट में 16 लीटर पानी आता है, इसका मतलब क्या है, 1 लीटर में होता है। देखिए 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। तो बाल्टी में कितना पानी है, बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, धारिता कितनी है, 16,000 मिलीलीटर। ठीक, अब
मान लेते हैं कि मग में x मिलीलीटर पानी आता है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि 50 मग में जो पानी पूरा खाली हो जा रहा है, यानी कि 16 लीटर 50 मग में खाली हो जा रहा है। तो 16 50 इंटू एक्स अगर कर दिया जाए तो ये बराबर आ जाएगा 16,000 मिलीलीटर के, या एक्स बराबर अगर हम देखा जाए, एक्स क्या है इसकी धारिता, तो 16,050 16,000 बटे 50 हो जाएगा, शून्य से शून्य कटेगा, 5 से काटिएगा तो 15 3 बार में और 2 32 320 मिलीलीटर आ जाएगा यह मग की धारिता। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा 320 मिलीलीटर। एक बार में मग में 320 मिलीलीटर पानी आता है और 320 में 50 का गुणा आप कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 16 लीटर। तो इस तरीके से यह भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40। ए टैक्सी मीटर सोर्स चार्जेस ₹50 फॉर द फर्स्ट 2 kilometers of the journey and the ₹60 for every subsequent kilometer traveled. Manju pays $258 as fare to travel from her house to the railway station. How far the railway station from her home? अब एक टैक्सी जो है वह 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है। पहले 2 किलोमीटर अगर आप उस टैक्सी से चलते हैं तो 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा पे 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा की और 258 रुपए किराया दिया उस टैक्सी को, और उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए मंजू ने कुल दिया है 258 रुपए, और हमें निकालना है कि 258 रुपए अगर उसने दिए हैं तो कुल कितनी दूरी चली होगी। वही दूरी होगी उसके घर से रेलवे स्टेशन से, क्योंकि मंजू ने घर से रेलवे स्टेशन की दूरी तय की है और 258 रुपए दिया है, ठीक है। इसी 258 रुपए को हमको किलोमीटर में कितना किलोमीटर वह चली होगी, इसी 258 रुपए से निकालना है। अब हमें पता है कि पहले 2 किलोमीटर वह चली होगी तो उसने कितने रुपए दिए होंगे, पहले 2 किलोमीटर के उसने 50 रुपए दिए होंगे। तो ये पहले 2 किलोमीटर के तो आप निकाल दीजिए, पहले 2 किलोमीटर के आप निकाल देंगे 50 रुपए, तो उसने कितना दिया, 208 रुपए और दिया होगा। मान लेते हैं 2 किलोमीटर चल के उसने 50 रुपए दे दिया, और उसके बाद x किलोमीटर चली तो उसने दिया कितना, 208 रुपए, ठीक है। अब आपको पता है कि यह 208 रुपए उसने, अगर x किलोमीटर वह चली है और हर किलोमीटर का भाड़ा 16 रुपए है, तो उसने कितना दिया, 208 रुपए दिया, 208 रुपए दिया, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 208 बटे 16, 4 से काटिए 4 बार में, और 5 और 2 52, और फिर 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 3 13। तो x का जो मान आ जाएगा 13, यानी कि 13 किलोमीटर वह और चली होगी। तो पहले 2 किलोमीटर उसने चला, फिर उसके बाद वह 13 किलोमीटर चली, तो टोटल दूरी कितनी चली, वह 15 किलोमीटर चली, ठीक है। सिंपली इस तरीके से आप निकाल सकते थे कि 50 रुपए दे करके वह 2 किलोमीटर चली, और उसके बाद 208 रुपए उसने और दिया होगा। 208 रुपए कितने किलोमीटर के लिए दिया होगा, क्योंकि बाद का जो भाड़ा है वह 16 रुपए प्रति किलोमीटर लग रहा है, तो 16 से भाग दे देंगे 208 में, तो ये हो जाएगा 13 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितना चला उसने, उसकी जो घर से स्टेशन तक की दूरी है वह कितनी है, 15 किलोमीटर है। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 41। द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 बाय मारिया एंड शहनाज इन 5 सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, मारिया के अंक दिए गए हैं और शहनाज के अंक दिए गए हैं, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी और साइंस, ठीक है। तो ये सारे अंक दिए गए हैं, और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ ऑप्शंस में based on the table above identify the correct statement from the among the following, ठीक है। अब ऊपर जो मार्क्स दिए गए हैं इस हिसाब से नीचे कौन सा स्टेटमेंट सही है यह आपको जानना है, ठीक है। तो प्रश्न यह भी पढ़ लीजिए। निम्नलिखित तालिका में मारिया और शहनाज द्वारा 100 अंकों में प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाता है। ऊपर दिए गए तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। अब यहाँ पे देखिए 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही कथन है यह आपको पहचानना है। अब यहाँ पे देखिए चौथा जो है वह है मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है।
अब कुल प्राप्तांक, तो सबसे पहले इनके प्राप्तांकों को जोड़ लीजिए। आप जोड़ोगे तो 3 और 5 8, और 8 कितना हो जाएगा 16 और 4 20, शून्य हाथ से लगा 2, और अब यहाँ ऊपर 2 2 और 7 9 हो जाएगा, और 9 और 8 हो जाएगा 17, 6 23 और 7 हो जाएगा 30, और 9 39, 390, और इसको भी आप जोड़ोगे तो ये भी आ जाएगा 390। तो दोनों के जो प्राप्तांक हैं वह समान है। और बाकी ऑप्शंस अगर आप देखोगे, भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए, तो ये सही नहीं है। भाषा मतलब अंग्रेजी और हिंदी, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी विषयों में मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए, तो ऐसा नहीं है। देखिए, मारिया हिंदी में भी अधिक अंक पाई है और बाकी विषय में ये कम भी इसको मिले हैं। 65 अंक यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान में, और शहनाज के ज्यादा हैं। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस आप मिलाओगे तो बाकी ऑप्शंस गलत हैं। ये जो चौथा ऑप्शन है, द एग्रीगेट मार्क ऑफ मारिया एंड शहनाज आर इक्वल। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न है, यह देखिए पेडागोजी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों को से बचना चाहिए। अब देखिए, ओपन एंडेड मुक्त उत्तर वालों को बढ़ावा दिया जाता है गणित शिक्षण में। ठीक है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। संकल्पनाओं के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट शुड बी इनकरेज्ड, मतलब कि जो बच्चा खुद से अपने मन से अपना दिमाग लगा करके समझ रहा है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं कुछ गणित में और वह अपने समझ से आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए। वह कुछ समझ रहा है, समझ के फिर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए। ये ऑप्शन सही हो गया। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। अब देखिए, खुली पुस्तक परीक्षा भी बच्चों को करानी चाहिए, इसमें भी बढ़ावा देना चाहिए। जैसे आप एक एग्जाम तो कराइए ही, लेकिन साथ ही साथ यह भी खुली पुस्तक एग्जाम भी आप करा सकते हैं, ताकि बच्चे खुद से किताब हाथ में रहते हुए भी चीजें को खोजें, उत्तरों को खोजें, तो इससे भी उनके दिमाग में वृद्धि होगी। तो इससे बचना नहीं चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। तो ये गलत हो गया। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुसरण करें। अब देखिए, गणित में क्या होता है, कोई एक निश्चित कदम ही नहीं होता, कई सारी टेक्निक्स होती हैं हर एक चीजें करने की। तो कोई जरूरी नहीं कि यही निर्धारित कदमों को ही बच्चे फॉलो करें। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन जो हो जाएगा, द इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट शुड बी इनकरेज्ड। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 43 है, फॉलोइंग और द सेम क्वेश्चन पोज्ड बाय द टीचर इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। अब गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित में से कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। अब प्रश्न क्या है देखिए, उस आयत का क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर। उस आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है टीचर, जिसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर और परिमाप है 30 सेंटीमीटर। तो 5 5 की 2 भुजाएं हो जाएंगी, क्योंकि आयत है। तो 10 घटा दीजिए तो बचेगा 20, और 20 में 2 से भाग दे देंगे तो जो बची भुजा हो जाएगी वह 10 आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करने पे। अब बी ऑप्शन देखिए, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यांक 4 है। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मध्यांक कई सारे, मध्यांक बस आपको दिया गया है, मध्यांक दे दिया गया है। कितनी संख्याएं हैं, क्या है, कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, बस बता दिया गया है मध्यांक 4 हैं। तो कई सारी संख्याएं इस तरीके से फॉर्म हो सकती हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसे आप कह सकते हैं ये ओपन एंडेड है, मुक्त है। अब इसके बाद देखिए, सी है, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। तो अभाज्य संख्याओं की अगर सूची आप बनाएंगे 0 से 8 के बीच, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 4 अभाज्य संख्याएं होंगी। इसके बाद देखिए, आयतों के बारे में आपकी जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। आयतों के बारे में आप बहुत सारी जानकारी लिख सकते हैं, जैसे आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 90 अंश के होते हैं, इनके जो विकर्ण होते हैं वह बराबर होते हैं, इनका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इस तरीके से आप बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए
तो बंद सिरे और जैसे क्लोज एंड ओपन एंड दो तरीके के प्रश्न होते हैं जिनका निश्चित उत्तर हमें पता होता है, उसे हम लोग कहते हैं बंद सिरे के प्रश्न, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और जिनके कई सारे उत्तर होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मुक्त सिरे वाले प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए पहले का आंसर तो हम तुरंत ही निकाल ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा बंद सिरा, ये हो जाएगा बंद सिरा। और दूसरा देखिए मध्यांक कई आप निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा मुक्त। और ये सी के भी 4 ही ये आ जाएंगे अभाज्य संख्याएं, तो ये भी हो जाएगा बंद सिरा। और यहाँ पे भी हो जाएगा मुक्त सिरा, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी कई तरीके से आयत के बारे में लिख सकते हैं। तो बी और डी जो है वह मुक्त सिरे के हैं और ए और सी जो है वह बंद सिरे के हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो हो जाएगा, ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। ए एंड सी आर क्लोज एंडेड एंड बी एंड डी आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स। गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। अब देखिए पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, यानी कि इनहैंस्ड क्वालिटी ऑफ फीडबैक। अब आपको पता है कि फीडबैक बहुत जरूरी होता है। बच्चे जो आपसे पढ़ रहे हैं वह चीजें सीख पा रहे हैं, आप बच्चों से पूछते हैं कि हाँ यह टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो बच्चों का बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यह तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन लाना। अब मूल्यांकन जो भी आप पढ़ा रहे हो, जो भी बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हो, जो भी उनके टेस्ट ले रहे हो, उससे जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उसका प्रयोग करके शिक्षण में परिवर्तन लाना। मतलब मान लेते हैं आपने टेस्ट लिया 2-4 टॉपिक का, जो टॉपिक बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, जिसमें बच्चे कम अंक अर्जित कर रहे हैं, उसको आप दोबारा उन्हीं परिणामों का यूज करके पढ़ा रहे हो, तो ये तो अच्छी बात है। इसके बाद देखिए मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। तो जहां बच्चों का आत्मविश्वास लूज हो रहा है वह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। अब छात्र जहां गलती कर रहे हैं सीधे सीधे अगर आप उनको हल दे दोगे तो ये हो जाएगी रटने वाली बात। प्रोवाइडिंग कंप्लीट सोल्यूशन टू द स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर। केवल आपको उत्तर नहीं देना है, आपको बच्चे को बताना है कि देखिए आप यहाँ गलती कर रहे हो, आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। जहां बच्चे गलती कर रहे हैं वहां बताना है आपको, आपको पूरा सोल्यूशन नहीं देना है टीचिंग में मैथ्स के। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूनतम प्रभाव यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है गणित के शिक्षण अधिगम में, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होना। अब आपको बच्चे को अगर केवल सोल्यूशन दे रहे हो तो हो सकता है कि बच्चा सीख जाए, लेकिन यह सबसे बढ़िया मेथड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रभाव न्यूनतम होगा। ठीक है, छात्रों को पूरा आप हल दे रहे हो। ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं, बाकी चीजें बहुत बेहतर हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, तो इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी जो संभावना है वह न्यूनतम होगी। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है, रोहित रियलाइजेस द स्क्वायर इज बोथ ए रोम्बस एंड ए रेक्टेंगल, ही इज व्हाट स्टेज ऑफ व्हेन हील विजुअल थिंकिंग। अब यहाँ पे रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग और समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से स्तर पे है। अब रोहित ने क्या किया, एक वर्ग है, वर्ग के बारे में पढ़ा, रोहित ने वर्ग के बारे में पढ़ा, समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा और आयत के बारे में पढ़ा। अब जब वर्ग उसने पढ़ा और उसके बाद समचतुर्भुज और आयत उसने पढ़ा, तो वह सोच पा रहा है कि वर्ग तो देखिए वर्ग में जो प्रॉपर्टीज हैं वह समचतुर्भुज की भी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब सारी चारों भुजाएं बराबर हैं, और आयत के आमने सामने की भुजाओं के बराबर होने का और 90 अंश के कोण होने का, ये सारी चीजें जो हैं वह वर्ग फॉलो करता है। तो रोहित सोच पा रहा है कि समचतुर्भुज और आयत है, यह दोनों ही
क्या है, जो वर्ग होता है वह समचतुर्भुज और आयत दोनों होता है। यह रोहित ने अनुभव किया, मतलब वह संबंध स्थापित कर पा रहा है वर्ग, समचतुर्भुज और आयत के बीच में। तो वह वैन हील के किस स्टेज पे है, किस थिंकिंग स्टेज पे है, तो वह है स्तर 2, लेवल 2। रिलेशनशिप जब बिल्ड करने लगते हैं, दो चीजों में जब संबंध बच्चे स्थापित करने लगते हैं, तो वह होता है वैन हील का दूसरा स्तर। ठीक है, तो संबंध ऑप्शन 3 जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज ए होल नंबर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स इज रिफर्ड टू एज, इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। देखिए हिंदी में, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेख किया जाता है समवरक गुण के रूप में। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का यह जो गुण होता है कि दो पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, इसे हम समवरक गुण कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है पेडागोजी का, Which of the following statement regarding mathematics teaching learning is incorrect? कौन सा सत्य नहीं है गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा इसमें से गलत है, वही बताना है आपका। देखिए गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। अब देखिए गणितीय अधिगम, जैसे समाज में बातचीत करते हैं तब भी हम लेन देन की तो बात करते ही करते हैं और उसमें गणित की बातें आती ही आती हैं, संख्याओं की बातें आती हैं, जोड़ घटाने की बातें आती हैं, गुणा भाग की बातें आती हैं। तो इसमें यह जो है यह सही लिखा गया है। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है, संवाद रहता ही रहता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, तो यह ऑप्शन गलत है। हर एक विषय में संस्कृति और संदर्भों की भूमिका जो होती है वह रहती है। हर संस्कृति से जुड़ा एग्जाम्पल आपको दिया जाता है जब भी टीचर आपको पढ़ाते हैं। इसके बाद देखिए नमूनों के अवलोकन एवं सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। तो ऑब्जर्वेशन और पैटर्न से बच्चों को प्राथमिक स्तर पे गणित सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी सत्य है। इसके बाद देखिए गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता एक महत्वपूर्ण, बिल्कुल तर्क तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पे गलत ऑप्शन पूछा था तो गलत ऑप्शन यही है दूसरा, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति एवं संदर्भों की भूमिका नहीं होती है। कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट हैज नो रूल इन कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज, तो ये ऑप्शन गलत है, इसीलिए सही है। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू रिगार्डिंग टीचर नेचर एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, कौन चारों कथन में से कौन कौन से सत्य हैं कौन कौन से असत्य हैं यह आपको बताने। तो पहला कथन है देखिए, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नंबर्स शुड बी इनकरेज्ड। अब जो इंट्यूटिव, जो बच्चे खुद से दिमाग लगाते हैं संख्याओं को समझने के लिए, उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यह बिल्कुल सही लिखा गया है। दूसरा देखिए, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए, यानी कि राइटिंग नंबर शुड बी टॉट इन सीक्वेंस। अब देखिए पहले बच्चों को लिखना सिखाना जरूरी है। ठीक है, पहले उनका लिखना सीखना जरूरी है, क्रम तो वह सीख ही लेंगे। ठीक है, तो इसलिए यह पूरी तरीके से सही नहीं है। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। इसके बाद देखिए, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि राइटिंग ऑफ नंबर्स एज न्यूमेरल्स शुड बी प्रोसीड काउंटिंग। पहले देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि गणना से पहले ही संख्याओं को संख्यांक में लिखना चाहिए। तो गणना सीखने से पहले यहाँ पे संख्यांक के रूप में लिखना सिखाना चाहिए या नहीं, यह यहाँ पे बोल रहा है। तो पहले तो गिनती सिखानी चाहिए। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहले गिनती सिखाइए आप, उसके बाद लिखना सिखाइए। इसके बाद देखिए, संख्याओं में अनुक्रम असंगति
को प्रोत्साहित करना चाहिए। संख्याओं में ऑर्डर रिलेवेंस ऑफ नंबर्स शुड बी इनकरेज्ड। तो पहले आपको संख्याओं को सिखाना चाहिए और उसके बाद आप काउंटिंग पहले सिखा दीजिए। पहले आप गणना करना सिखा दीजिए कि हाँ ये 1 2 3 है। चाहे इधर से गणना करे बच्चा, चाहे इधर से गणना करे, ठीक है, किधर से भी गणना करे, लेकिन पहले संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑर्डर इररिलेवेंस ऑफ शुड बी इनकरेज्ड। तो यह भी आपका सही दिया गया है। ऑर्डर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और डी सही दिए गए हैं, ए और डी जो है सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा जो हो जाएगा ऑप्शन ए एंड डी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। 49 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। गणित को बच्चों को जीवन में अनुभव का भाग बनाना। यह तो बिल्कुल सही है कि बच्चों को अनुभव से ही गणित सिखाना चाहिए। जोड़ घटाना जब बच्चे सीखेंगे कि हाँ 1 पेंसिल का मतलब क्या होता है, 2 पेंसिल का मतलब क्या होता है, 10 पेंसिल का मतलब क्या होता है, तो अनुभव के माध्यम से बच्चों को गणित सिखाना चाहिए। इसके बाद देखिए परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना चाहिए, यानी कि डेवलपिंग रीगर इन कैलकुलेशंस। तो देखिए कैलकुलेशंस में बिल्कुल पक्के हो जाना, यह कहीं से परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, ठीक है, बिल्कुल शुद्धता आ जाए उनके कैलकुलेशंस में। तो ये तो मतलब बच्चे हैं वह 1 से 5 तक के, तो यह तो सही नहीं है। इसके बाद देखिए उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। तो अभी वो बच्चे हैं, रोजगार और उच्च शिक्षा की बात यहाँ नहीं होती है। इसके बाद देखिए प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना, तो ये भी सही नहीं है। टेक्नोलॉजी के लिए प्रमोट करना। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वह पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा, गणित को बच्चों के लिए जीवन का अनुभव का भाग बनाना, ठीक है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पे यही है, निम्न से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह पूछ रहा था। तो ऑप्शन पहला जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज द मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पेशियल रीजनिंग एमंग स्टूडेंट्स। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन, द्विक स्थान की समझ विकसित होने का सर्वाधिक संभावना है। अब देखिए इसमें स्पेशियल मतलब हो गया कि स्पेस जगह से संबंधित, ठीक है, और यही त्रिविम विवेचन का भी मतलब है, जैसे दिशाओं का ज्ञान और जगहों का ज्ञान इसमें जुड़ा होता है, ठीक है। तो स्पेशियल रीजनिंग में यही है। पहला देखिए है आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स इन ए नंबर चार्ट। नंबर चार्ट में पैटर्न खोजना, यह कोई स्पेशियल में नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एक संख्या चार्ट में नमूनों को पहचानना, ये गलत हो जाएगा। सुडोको पहेली को हल करना, सुडोको मतलब होता है रीजनिंग, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौपड़ आकृतियों को पहचानना, आइडेंटिफाइंग टेंसिलेटिंग फिगर्स। अब टेंसिलेटिंग फिगर्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए आप, एक पैटर्न टाइप का होता है, ये जो होते हैं आप यहाँ पे पैटर्न देख पा रहे होंगे, सभी आकृतियों में एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं टेंसिलेटिंग फिगर्स, ठीक है। तो जब चौपड़ आकृतियों को बच्चा पहचानता है तो इससे उसमें स्पेशियल रीजनिंग डेवलप होती है, ठीक है। इसके बाद चौथा है ड्राइंग बार ग्राफ्स। तो अभी बच्चा है, इसमें ग्राफ वगैरह में, बार ग्राफ वगैरह में नहीं इसको डालना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कौन से क्रियाकलाप में बच्चा सीखेगा, जब पैटर्न वह खोजेगा, तरह तरह की चीजों में पैटर्न वह खोजेगा, तरह तरह की आकृतियों में वह पैटर्न खोजेगा, तो इससे उसमें क्या होगा, इससे उसमें रुचि डेवलप होगी और दिशाओं और स्पेस का ज्ञान उसमें होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रंस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने में निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। अबेकस, जियो बोर्ड, नंबर चार्ट, क्यूजनेयर रॉड्स। तो यहाँ पे देखिए जब भिन्न सिखाने की बात होती है, फ्रैक्शन सिखाने की बात होती है, तो देखिए
ना गिनतारा, ना जियो बोर्ड, ना संख्या चार्ट। किजनेयर छड़े जो पतली पतली इस तरीके से आपकी जो छड़े आती हैं उसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है भिन्न की संकल्पना। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न संख्या 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, हर एग्जाम में मिलेगा, तो इसको आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो अब देखिए पहला ऑप्शन है गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण होता है, यह भी तर्क तो रहता ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। गणितीय, अब देखिए इसमें एक हायरार्की तो होता ही है। आप जब भी गणित पढ़ते हैं तो शुरू में कुछ चीजें होती हैं, उसके बाद उससे अपर लेवल की चीजें होती हैं, तो हायरार्की होता है। इसके बाद देखिए प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पनाओं की आवश्यकता नहीं है। देखिए कल्पनाओं की तो आवश्यकता होती ही होती है, ठीक है। तो यह जो ऑप्शन है यह गलत है। अब इसीलिए इसको नहीं, सत्य नहीं है यह पूछा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला भी देख लेते हैं। गणित में विचारों के सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल होता है। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। अब यहाँ पे ऑप्शंस पढ़िए। देखिए पहला ऑप्शन है मैं इस इमारत के तीसरी मंजिल पे रहता हूँ। अब देखिए इमारत है तो इमारत में पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल, तो यहाँ पे आपको देखिए क्रम सूचक भाव, गिनती का भाव, एक क्रम में चीजें आ रही हैं इसका पता चल रहा है, मतलब कि वह तीसरे मंजिल पे ही रहता है, इसका भाव यहाँ पे आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा देखिए इस घर में 3 कमरे हैं। अब 3 कमरे बता दिए गए हैं कि 3 कमरे हैं यह, लेकिन इसमें क्रम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है 3 कमरे हैं। अब तीसरे कमरे में, दूसरे कमरे में या पहले कमरे में कहा होता तब क्रम का भाव आता। अब इसके बाद देखिए प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। प्रत्येक समूह में 3 सदस्य हैं, पहले दूसरे तीसरे सदस्य की बात नहीं की जा रही है, 3 सदस्य हैं इसकी बात की जा रही है। इस डब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। अब 3-3 के पेंसिलों के समूह है, इसकी बात की जा रही है, कौन सा समूह है इसकी बात नहीं की जा रही है। तो क्रम सूचक, यहाँ पे क्रम का भावना कहाँ पे आ रहा है, वहां इस पे पहले में आ रहा है, मैं इस इमारत के तीसरे मंजिल पे रहता हूँ, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 54 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। शुद्ध कथन का पहचान कीजिए। पहला देखिए यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। परिमाप आपको पता होता है, कोई भी आकृति है तो उसका जो पूरा भुजा है, जैसे वृत्त पे किसी एक बिंदु ए से चलना आप स्टार्ट किए और ए पे दोबारा पहुंच गए, तो जितनी दूरी आपने तय की वह उसका परिमाप हो गया। और आप वर्ग में, आयत में एक बिंदु से चलना शुरू करिए या सभी भुजाओं का आप जोड़ लीजिए तो उसका परिमाप हो जाता है। और क्षेत्रफल जितना एरिया वह कवर करता है यह क्षेत्रफल होता है। तो 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान हो यह जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये पहला गलत हो जाएगा। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान हो यह भी जरूरी नहीं है, यही वाइस वर्सा बात है। इसके बाद देखिए परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। परिमाप का मात्रक, परिमाप देखिए दूरी होता है और क्षेत्रफल जो होता है वह 2 दूरियों का प्रोडक्ट होता है, गुणा होता है। तो परिमाप अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो क्षेत्रफल आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो इसलिए इनका मात्रक समान नहीं होता है। इसके बाद देखिए किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। अब आकृति का आकार जैसा होगा, जितना छोटा बड़ा, जितना गोल लंबा चौड़ा, उस हिसाब से उसका परिमाप होता है। तो ये ऑप्शन जो है चौथा, द शेप ऑफ द फिगर डिटरमाइंस द पेरीमीटर, यह सही हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिक्स करिकुलम।
गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला है देखिए, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। देखिए, बीजगणितीय विचारों की नींव, द फाउंडेशन ऑफ अलजेब्रिक थिंकिंग, ये प्राथमिक स्तर पे ही पड़ती है। ठीक है, तो ये पहला सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। भिन्नों, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन शुड बी इंट्रोड्यूस ओनली एट अपर प्राइमरी। ऐसा नहीं है, प्राइमरी लेवल पे भी जो भिन्न का कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शंस का, उसको दिया जा सकता है। इसके बाद देखिए, थर्ड है, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो ऋणात्मक संख्याओं के विषय में प्राथमिक स्तर पे नहीं बताना चाहिए, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं। इसके बाद देखिए, क्षेत्रफल मापन की कल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्षेत्रफल मापन, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया मैनेजमेंट, तो एरिया मैनेजमेंट सिखा सकते हैं, गुणा हम सिखाते हैं, तो एरिया मैनेजमेंट सिखाया जा सकता है प्राइमरी लेवल पे। तो ये चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध कथन को पहचानने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पे शुद्ध कथन जो हो जाएगा वह हो जाएगा पहला, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 56 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला है, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। अब प्राथमिक स्तर पे बच्चों को त्रिभुज के बारे में समझाना है। ठीक है, तो परिभाषा से कुछ नहीं होता। अभी देखिए, परिभाषा मैं आपको बोल दूं कि 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये छोटे बच्चे के सामने अगर आप जाकर के बोल देंगे कि 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तो बच्चा कुछ नहीं समझेगा। ठीक है, जब तक आप उसे आकृतियां, भिन्न भिन्न आकृतियां बना करके दिखाओगे नहीं, तब तक बच्चा नहीं समझेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है, जो परिभाषा पहले बताना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। संभ्रांति से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज प्रस्तुत करना चाहिए। तो केवल एक चीज स्पेसिफिक बताना कि समबाहु त्रिभुज के बारे में बताना, ये भी गलत होगा। इसके बाद देखिए, बच्चों के समकक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृति से दूर रखना चाहिए। केवल त्रिभुज कई प्रकार के आप दिखा दोगे, अन्य आकृति नहीं दिखाओगे, यह भी गलत होगा। और देखिए, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुजों व अन्य आकृतियों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो सभी आकृतियों को बच्चों को दिखाना चाहिए और सभी प्रकार के त्रिभुजों को भी दिखाना चाहिए। यह बिल्कुल सही तरीका होगा बच्चों को त्रिभुज के बारे में सिखाने का। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57 है, इन एंड डिवीजन सम द डिवीजर इज 5 टाइम्स द कोशिएंट एंड द ट्वाइस ऑफ रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 5, व्हाट इज द नंबर। एक विभाजन में प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे कि एक भाग हो रहा है। ठीक है, तो भाग में क्या होता है, देखिए भाग में भाजक होता है और यहाँ भाज्य होता है जिसमें भाग जाता है, और यहाँ पे ऊपर हमें भागफल मिलता है और नीचे शेषफल मिलता है जो बच जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेषफल 5 है। देखिए, शेषफल का जो मान दे दिया गया है वह 5 है, और कहा गया है कि जो भाजक है वह भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का 2 गुना, शेषफल 5 है तो भाजक कितना हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 10, क्योंकि यह 2 गुना है। ठीक है, 2 गुना है शेषफल का, तो भाजक बराबर 2 गुणे शेषफल हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 5 बराबर 10 आ जाएगा। और भाजक बराबर क्या दिया गया है, भाजक जो है वह भागफल का 5 गुना है, भागफल का 5 गुना है। भाजक 10 बराबर भागफल का 5 गुना, भागफल गुणे 5, यानी कि भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भागफल बराबर हो जाएगा 10/5, यानी कि भागफल की जो वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। और यहाँ से आपसे संख्या पूछ रहा है, संख्या यानी कि ये जो भाज्य, तो संख्या बराबर होता है या भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे
भागफल धन शेषफल, ये हो जाएगा। अब देखो भाजक जो हो जाएगा, भाजक की जो वैल्यू आ गई है, भाजक की वैल्यू 10 आ गई है, भागफल कितना है 2 है और शेषफल कितना है 5, तो 10 गुणे 2 यानी कि 20 धन 5 25 हो जाएगा। वैल्यू कितनी मिल गई 25, तो ऑप्शन 3 25 संख्या आपसे पूछ रहा है, संख्या आएगी 25। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे बहुत आसानी से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, द सम ऑफ 5 consecutive numbers is 20. What is the sum of first 3 consecutive numbers? 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, एक के बाद दूसरी जो संख्या आती है, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, मतलब कि जिनमें केवल 1 का अंतर होता है, किसी संख्या के बाद आने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी क्रमागत संख्या कहते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे 5 क्रमागत, किन्हीं 5 क्रमागत संख्याओं की बात की गई है, तो अगर पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 1 होगी, और तीसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 1 प्लस 1 यानी कि x प्लस 2, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2 प्लस 1 यानी कि x प्लस 3, और पांचवी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 4। तो इस तरीके से 5 क्रमागत संख्याएं यहाँ पे हमने लिख लिया है, और इन्हीं का योग हमको दिया गया है 20, यानी कि x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 बराबर कितना दिया गया है 20 के, यानी कि x 5 बार जुड़ रहा है तो 5x हो जाएगा, और देखिए 1 जुड़ेगा 2 में 3, और 3 में 3 जुड़ेगा तो हो जाएगा 6, और 6 में 4 जुड़ेगा तो हो जाएगा 10, बराबर 20 हो जाएगा। 5x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 10 यानी कि 10, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो क्रमागत संख्याएं क्या आ जाएंगी, वैल्यूज रखिए 2 और 2 धन 1 3 और 3 धन 1 4, तो 5 और 6, ये 5 क्रमागत संख्याएं आ जाएंगी। अब यहाँ पे 3 क्रमागत संख्याओं का योग पूछ रहा है, यानी कि पहली 3 क्रमागत संख्याएं 2 धन 3 धन 4, यानी 2 धन 3 5 हो जाएगा, 5 धन 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो हो जाएगा 9, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग पूछा, जो संख्याएं आप निकालोगे यहाँ से, जो 5 क्रमागत संख्याओं की बात की जा रही है, उनमें से प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 59 है, A wire in the form of a square encloses an area 144 centimeter square. How much area is enclosed if same wire is bent in form of rectangle of length 16 centimeter? एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्र घेरा जाएगा। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है, एक तार जो है एक वर्गाकार एरिया घेर रहा है जो कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब वर्ग का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर भुजा का वर्ग बराबर 144 आपको दिया गया है। एरिया जो है वर्ग का एरिया 144 दिया गया है, यानी ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, भुजा 12 सेंटीमीटर हो जाएगी इस वर्ग की। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसी ये जो तार है, इस तार के माध्यम से इतने एरिया को घेरा गया है। इसी तार से एक आयत बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई जो है वह 16 सेंटीमीटर है, लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इसका एरिया क्या होगा, बस इतना दिया गया है, और यह तार इसी तार से घेरा जा रहा है, यही बताया गया है। अब इस तार का परिमाप, इस तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, इस वर्ग के परिमाप के बराबर, यानी कि 48 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए एक चीज नहीं बदलेगी, जो तार की लंबाई होगी, जो तार है उसमें कोई, उसके लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चाहे आप उससे वर्ग बनाइए, चाहे आयत बनाइए, चाहे दूसरा कोई आयत बनाइए, तार तो वही रहेगा। ठीक है, उसकी लंबाई वही रहेगी। तो तार की लंबाई एक्चुअल जो है वह 48 सेंटीमीटर है। यह हमने कहां से निकाला, इसने एक वर्ग घेरा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो यहां से हम तार की लंबाई निकाल सकते हैं वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला लगा करके। पहले तो हम क्षेत्रफल से इसकी भुजा निकाल लेंगे, उसके बाद भुजा मिल गई तो परिमाप आ जाएगा। अब देखिए जब यह आयत बन जाएगा, ठीक है, तो भी इसका जो लंबाई होगा तार का वह समान होगा, यानी कि
आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, वह भी बराबर होगा किसके, 48 के। अब 2 गुणे लंबाई कितना है, बोला आयत की लंबाई 16 है और चौड़ाई नहीं दिया गया है, बराबर 48 के हो जाएगा। 16 धन b बराबर हो जाएगा 48/2 यानी कि 24, और b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 24 - 16 यानी कि 8। जो चौड़ाई हमको मिल गई वह 8 सेंटीमीटर मिल गई। ठीक, अब हमें एरिया निकाल लेना है, जो एरिया यह तार घेर रहा है यही आपसे पूछ रहा था। एरिया बराबर हो जाएगा, लंबाई है 16, चौड़ाई है 8, तो 16 गुणे 8, 16 अट्ठे 128। 8 का गुणा कर लीजिए, 8 से 48 के 8, 8 के 9 8 और 4 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीसरा ऑप्शन जो है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शंस द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शंस रिस्पेक्टिवली आर। यहाँ पे देखिए 5 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, भिन्न संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः लिखना है। ठीक है, अब देखिए सभी भिन्नों को क्रम में लगाने का छोटी बड़ी भिन्न निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो उनका दशमलव में आप मान निकाल लीजिए या फिर आप सभी का हर समान कर लीजिए। तो 5 भिन्न दिए गए हैं, हर समान नहीं। यहाँ पे आपके लिए आसान पड़ेगा, आप वैल्यूज देखिए 5/6, 6 से भाग देंगे तो 6 अट्ठे 48, दशमलव लगाइए तो हो जाएगा 50, और 8 और 2 बचेगा, 3 बार जाएगा तो 0.83 इसका मान हो जाएगा। और 3/4 का मान कितना होगा, 0.75, और आधे का मान कितना होता है 0.50, और 2/3 का मान कितना होगा 0.66, और इसका मान कितना होगा 0.60। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा जो दशमलव की संख्या है वह क्या है, 8 3, यह किसका मान है 5/6 का। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या बड़ा है 0.75, ये 3/4। तो यही आपको दिख रहा है पहले में ही 5/6 और 3/4 ये क्या हो जाएंगे, सबसे बड़ी भिन्न और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी भिन्न। तो ऑप्शन पहला जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके के सभी प्रश्न आपने यहाँ पे हल कर लिए। आपके जितने भी 2021 में जो पेपर हुआ था 31 जनवरी 2021 के मैथ के सभी प्रश्नों को आपने यहाँ पे हल कर लिया। उम्मीद है सभी प्रश्न जो हैं वह आपको समझ में आए होंगे, और यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक आपको शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि सभी लोग मैथ में अच्छा स्कोर कर पाए। 5 खास मित्रों को जरूर से जरूर शेयर करना है आपको इस वीडियो को, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी विषय भी सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो सभी विषयों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। ठीक है, तो इसी तरीके से बने रहिए चैनल से, सभी विषयों को पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।